अगले 15 मिनट सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आप सभी की कुर्सी के बगल में बेल्ट होगी, ढूंढिए मत, बेल्ट वहां नहीं है। कल्पना कीजिए बेल्ट है और उसको आप बांध रहे हैं ताकि आप अगले 15 मिनट जो बातें यहां पर की जाएं उसको ध्यान से सुन सके। बहुत सारे साथी आज पहली बार मिल रहे होंगे। कितने साथी आज पहली बार मिल रहे हैं मुझसे? सही। आपको अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। आरसीएम बिजनेस से पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, मेरा जन्म वैसे संबलपुर उड़ीसा में हुआ, लेकिन उसके बाद की पूरी जिंदगी लगभग 30 साल मैंने जगदलपुर में गुजारा है। 10वीं के बाद से पूरी पढ़ाई और कॉलेज सब मैंने जगदलपुर में किया। आरसीएम बिजनेस से पहले बचपन की स्थिति ऐसी थी कि 2 वक्त का भोजन लाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। इसी जगदलपुर में हमने, क्योंकि हम बचपन में आए थे, कुछ साल यहाँ रहे, फिर वापस संबलपुर गए, फिर 10वीं के बाद वापस आ गए, तब यही रहे। तो इसी जगदलपुर में हमारा 1 कमरे का मकान था, झोपड़ी थी, जिसे बारिश के समय में छत टपकती थी, पानी टपकता था। 2 वक्त का भोजन लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कई बार हमें भोजन देने के बाद मम्मी हमसे बोलती थी कि बेटा मेरा आज उपवास है। वो नहीं खाती थी। हमको मालूम नहीं पड़ता था कि उनका उपवास है या नहीं है, लेकिन बाद में जब थोड़े बड़े होने लगे तो मालूम पड़ा कि उस समय मम्मी का उपवास नहीं होता था, बल्कि घर में खाने को इतने होते ही नहीं थे कि सबका काम चल सके। अपने बच्चों को खाना देकर एक माँ खुद भूखे रह जाया करती थी। ये एक माँ के त्याग और बलिदान की कहानी है। आप सभी के माता पिता ने भी आपके लिए भी बहुत सारे त्याग किए हैं। हम नहीं चुका सकते उनका कर्ज, हम नहीं चुका सकते उनका कर्ज। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। 14 साल की उम्र से मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का व्यापार शुरू किया। इसी जगदलपुर शहर में आलू प्याज मसाले का होलसेल का व्यापार मैंने शुरू किया। किरंदुल, बचरी, तोकापाल, गीदम, इन सब एरियाज में और जगदलपुर के बहुत सारे होटल्स में, दुकानों में हम आलू प्याज और मसालों के सप्लाई करते थे। इसके साथ मैंने LIC का काम ले लिया, इंश्योरेंस का काम भी ले लिया। सुबह 5 बजे से उठकर तैयार वगैरह होकर मैं लोगों के घर में इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने के लिए आसपास के गांव में, बस्तर, बकावन, करपावन, नलपावन, इन सब गांव में जाया करता था और वहां का टूर करके लोगों को, अनजान लोगों से मिलकर लोगों को पॉलिसी के बारे में समझाया करता था। लगभग 6 से 8 साल लगे। कड़ी मेहनत करके मैंने अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा ठीक ठाक लेवल पर लाकर खड़ा किया। पैसे ठीक ठाक आने लगे। इतने नहीं थे कि सारा काम चल जाए, मगर इतने थे कि अब किसी प्रकार के खाने कमाने की तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास एक और नई समस्या आ गई थी कि मेरे पास वक्त नहीं था अपने परिवार को देने के लिए। मम्मी बोलती थी बेटा मंदिर जाना है, मैं मम्मी से बोलता था मम्मी रिक्शा में चले जाओ, और अकेले में बैठकर मैं रोता था कि आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मम्मी को मंदिर लेके जा सकूं। मैं उनके सपने क्या पूरे करवा पाऊंगा। मुझे लगा मैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। उस बीच आरसीएम बिजनेस मेरे ग्रेट अपलाइन में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि परम पिता परमात्मा और अपने माँ बाप के बाद मैं उनकी पूजा करता हूं, आदरणीय श्री PK देवांगन जी। उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। और मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आज आपके पास कोई व्यक्ति आरसीएम बिजनेस का प्लान लेकर आया है, तो आप परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए, उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा कीजिए कि उस व्यक्ति ने आपको इस काबिल समझा कि आप इस स्टेज पर रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर के रूप में खड़े हो सकते हैं। उस परमात्मा ने मौका दिया है, जिंदगी बदलने का एक मौका मिला है। अब तक हम ईश्वर से ये शिकायत करते थे कि हे ईश्वर हमें गरीब क्यों बनाया, हमें मौका नहीं दिया, हम भी कुछ कर जाते। आज आपके पास मौका है, मुझे मौका मिला। कुछ समय तक मैं इस मौके को पहचान नहीं पाया। 6 महीने तक मैंने काम नहीं किया। आज विमला मैडम यहाँ पर बहुत मौजूद हैं। मैं शायद मैडम को भी ये पता है या नहीं है, बट PK देवांगन जी जब शुरू में हमारे घर पर आते थे तो मम्मी अंदर से बोल देती थी कि सचिन घर पे नहीं है, बाहर से बोल देती थी कि सचिन घर पे नहीं है, जबकि मैं अंदर ही होता था। तो मम्मी को ये लगता था कि शायद कहीं सचिन गलत रास्ते में ना चला जाए। बड़ी मुश्किल से इतनी कड़ी मेहनत करके घर की स्थिति ठीक ठाक हुई है। ये आरसीएम नाम की कोई स्कीम है, पता नहीं इसमें फंस करके इसका फिर से पूरा समय और जीवन खराब ना हो जाए। तो ये सोच करके मम्मी बोलती थी, मगर आज स्थिति ये है कि हमारा पूरा परिवार PK देवांगन जी का और उनके परिवार का ऋणी है और आजीवन मरते दम तक हम उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि
उनकी वजह से आज हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। आज मम्मी को जब मैं कश्मीर लेकर के गया, इस बिजनेस के माध्यम से कश्मीर जाने का मौका मिला। मम्मी का बचपन से एक सपना था कि मैं कभी कश्मीर जाऊं। जब आरसीएम बिजनेस से थोड़े पैसे आने लगे तो मैंने अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने घर वालों से, अपने भाई से, छोटे भाई से भी पूछा। भैया तो खैर खुद ही इस बिजनेस में मेरे साथ थे, तो वो इस बिजनेस के विजन को समझ चुके थे और हम मिलकर के बिजनेस कर ही रहे थे। तो मैंने अपने बाकी घर वालों से पूछा कि आपके क्या क्या सपने हैं, आपके कौन कौन से सपने हैं बताइए, तो हम उसको मिलकर के पूरा करेंगे। और हमने लिखे वो सपने। तो मम्मी से जब हमने पूछा तो मम्मी ने ये बोला कि कश्मीर जाने का सपना मुझे बचपन से है। तो बचपन हमारा बहुत गरीबी में गुजरा था और जब मैं शादी होकर यहाँ आई तो यहाँ भी वही गरीबी थी। तो मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि मैं कभी कश्मीर जाऊंगी, लेकिन शादी होने के बाद, शादी होने तक भी मुझे लगता था कि शायद यहाँ गरीबी है, नहीं जा पाती हूँ। शादी होगी जिस पति के साथ, शायद वो लेकर के जाएंगे, शायद वहाँ स्थिति ठीक होगी। लेकिन शादी होने के बाद भी जब वही माहौल मिला, वही गरीबी मिली, तो फिर मैंने अपने सपने छोड़ दिए। तब मैंने सपने छोड़ दिए। शादी होने तक फिर भी मन में था, विश्वास था कि साहब पिताजी नहीं कर पाए, शायद पति कर जाए मेरे उन सपनों को पूरा। लेकिन जब शादी भी ऐसे घर में हुई तो मैंने अपने सपने छोड़ दिए। लेकिन अब जब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमको बताती हूँ कि मेरे मन में एक सपना है कि मैं भी कभी कश्मीर जाऊं। तो मम्मी के उस सपने को पूरा करने के लिए जब हमको कश्मीर लेकर के गए, और कश्मीर में एक सेमिनार भी था, कश्मीर में अपनी टीम भी है, तो जब हम एयरपोर्ट पर उतरे और हमको रिसीव करने के लिए 4 कारों में लगभग 10 लोग हमको रिसीव करने के लिए वहां पर आए और मालाओं और बुके के साथ उन्होंने एयरपोर्ट पर ही स्वागत किया। तो मम्मी की आंखें भर आई, मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और मम्मी ने कहा मुझे आज समझ में आ रहा है कि आरसीएम बिजनेस क्या है। आज यहाँ पर जितनी सफल व्यक्ति को स्टेज पर बुलाया गया, वो न्यू रॉयल्टी अचीवर, वो न्यू टेक्निकल अचीवर, आज उनकी आंखें नम थी। शायद आप में से कितने लोगों ने गौर किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये देख रहा था कि उनकी आंखें नम थी। मैंने देखा साफ साफ, सुधाकर जी तो रो पड़े, मैडम की आंखें भी नम थी, मैडम की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुधाकर जी की मैडम की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुधीर जी को मैंने देखा कि साहब उनकी आंखें नम थी। मैंने देखा जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, आज वो भाव विवल हो चुके थे, क्योंकि उनकी जिंदगी का वो खूबसूरत दौर, वो खूबसूरत पल आज उनकी आंखों के सामने है, आज उनकी आंखों के सामने है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इन लोगों के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से। जब गणेश जी घर आते थे और ये पूछते थे कि सर क्या मैं भी कभी कामयाब हो पाऊंगा, सर क्या मैं भी कभी रॉयल्टी अचीवर बन पाऊंगा, तो मैं इनको ये बोलता था कि सर आप विश्वास कीजिए, मुझे आप पर विश्वास है, आप जरूर रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। और आज ये रॉयल्टी अचीवर बनकर खड़े हैं। सुधाकर जी आते थे, पूछते थे कि सर क्या मैं भी कभी टेक्निकल अचीवर बन पाऊंगा, तो मैं इनको बोलता था कि सुधाकर जी बिल्कुल भरोसा रखिए, बिल्कुल विश्वास रखिए, ये बिजनेस सपने देखने और सपने पूरे करने का बिजनेस है। आप सपने देखने की हिम्मत कर चुके हैं, तो सपने पूरा करने के लिए वो परमात्मा आपके साथ है। और आज वो टेक्निकल अचीवर है। पूनाराम साहू जी आज आपके बीच में रूबी अचीवर है। मैंने उनको जब सबसे पहली बार प्लान दिखाया तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने कहा कि सर ये इस टाइप के सिस्टम क्या वाकई में चलते हैं क्या? तो मैंने उनको कहा था कि सर आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि यही सवाल मैंने भी अपने अपलाइन पीके देवांगन जी से पहली बार किया था जब मैंने बिजनेस के प्लान को पहली बार देखा। हर आदमी जब पहली बार आरसीएम को देखता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसको लगता है कि साहब ये नहीं चलने वाला, उसको लगता है कि शायद लोग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो गांव का हूं, मैं तो महिला हूं, मेरी तो उम्र ज्यादा है, मेरी तो उम्र कम है। कई प्रकार के कारण, कई प्रकार के बहाने, कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार की चुनौतियां मन में पहले ही तैयार हो जाती है जब हम पहली बार आरसीएम बिजनेस के प्लान को देखते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं विनोद जी? पहली बार जब हम आरसीएम बिजनेस के प्लान को देखते हैं, कई सारे मन में अपने आप ही नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि शायद क्या मैं कर पाऊंगा, मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं तो बोलना नहीं जानता, मैं तो लोगों से बात करना नहीं जानता, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन एक व्यक्ति, दुनिया में एक व्यक्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के लोग भरोसा करें या ना करें, आपके ऊपर आपके दोस्त भरोसा करें या ना करें, आपके ऊपर आपके रिश्तेदार भरोसा करें या ना करें, आपके ऊपर आपके पड़ोसी भरोसा करें या ना करें, लेकिन एक व्यक्ति इस पूरी दुनिया में ऐसा है जो हर पल आपको सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और वो होता है आपका अपलाइन, वो होता है आपका अपलाइन। और यही कारण है कि मैं आरसीएम बिजनेस से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं,
इस बिजनेस के जरिए आप किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। और वो व्यक्ति जो साधारण सा दिखता था, जिसको खुद पर भरोसा नहीं था, आपके विश्वास पर विश्वास करके एक दिन रॉयल्टी अचीवर बन जाता है, टेक्निकल अचीवर बन जाता है। तो पूनाराम साहू जी, जब पहली बार मैंने प्लान शो किया, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे विश्वास पर विश्वास किया, बिजनेस को ज्वाइन किया, मेहनत करना शुरू किया, उनके साथ गली गली घूमकर मैंने प्लान शो किया। और आज जब इस बिजनेस के माध्यम से वो 4.25 लाख रुपया एक महीने का कमाते हैं, तो सब छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। शोभित बरसेल जी आपके सामने हैं। जब मैं इनसे मिला था पहली बार, तो कुंजाम जी ने इनका परिचय करवाया कि साहब ये गाय बैल बकरी चराते थे, मगर अब इनको मैंने कन्विंस किया है कि ये भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और इन्होंने आर्ट्स एंड बिजनेस करने का फैसला किया। थोड़ा आपका मार्गदर्शन चाहिए। और इनके साथ बातें होती थी, इनके साथ गली गली घूमकर मैंने प्लान दिखाया। कई बार इनको ऐसा लगा कि सर आगे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सर आगे हम बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा। लेकिन लगे रहे, विश्वास के साथ मैं इनको विश्वास दिलाता रहा, और धीरे धीरे मेरे विश्वास पर विश्वास करके ये चलते रहे। और आज इस बिजनेस के माध्यम से अगर महीने का 80,000 रुपया कमाते हैं, तो सब छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। आज रजन मैम आपके सामने हैं, जो एक हाउस वाइफ, कई बार वो पूछती थी कि सर मैं गृहिणी हूं, इतनी चुनौतियां आती हैं सर, परिवार से, बच्चों को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, फिर समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं, पड़ोसी बोलते हैं कि साहब ये महिला ये क्या करेगी, ये घर छोड़ छोड़ के पता नहीं कहां घूमने जाती है, लोग ताने मारते हैं, लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, सर क्या मैं कर पाऊंगी। मैंने कहा दीदी आप लगे रहिए, आप लगे रहिए, एक दिन आप करेंगे, और करेंगे नहीं बल्कि ऐसा करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए आप रोल मॉडल बनेंगे। और आज वो एमरल्ड अचीवर बनकर एक महीने का 1.25 लाख रुपया कमाती हैं, तो सब छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। क्या बिजनेस है ये, क्या बिजनेस है ये, कहानियां बनाने का बिजनेस है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके गोल थे। ये लोग अचीवर क्यों बने? क्योंकि इनका गोल था, इनका लक्ष्य था। तो आप यहां से आज एक मैसेज लेके जाइएगा कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां पर हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहां है, जीवन में आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं। क्या आप अपनी गरीबी से संतुष्ट हैं? कितने लोग गरीबी में खुश हैं कि साहब हमको अभी बनना ही नहीं है कोई जिसको गरीबी से प्यार है? गरीबी से प्यार है आपको? आप खुश हैं अपनी गरीबी में कि साहब कोई बात नहीं, घुटती पिटती जिंदगी जी लेंगे, आगे नहीं बढ़ना है कोई ऐसा? नहीं, नो माय डियर फ्रेंड्स, ना आप ऐसे हैं, ना आपको ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन आप कर तब पाएंगे जब आपके पास गोल होगा। आज यहां इस हॉल से, इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलने से पहले अपना लक्ष्य अपनी डायरी पे लिख लेना। इस हॉल से बाहर निकलने से पहले एक सपना ले लेना अपनी आंखों में कि अगले 2 महीने, अगले 3 महीने, अगले 4 महीने मुझे किस लेवल पर जाना है, अगले 4 महीने इस मिशन एनिवर्सरी में मुझे कौन से मुकाम को हासिल करना है, अगले 4 महीने मुझे क्या कामयाबी हासिल करनी है। यहां इसी वक्त, इसी पल, इस हॉल से बाहर निकलने से पहले गोल ले लेना। 97% लोग, 97% लोगों का इस दुनिया में कोई गोल नहीं होता। हेलो, 97% लोग, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता, इनको ये मालूम ही नहीं है कि जाना कहां है। आप जाइए जगदलपुर रेलवे स्टेशन में, एक टिकट लीजिए, उस टिकट पे कोई तारीख नहीं लिखी हुई है और कहीं कहां पहुंचना है वो जगह नहीं लिखी हुई है, उस टिकट की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है सर? तो जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति की जिंदगी की भी कोई वैल्यू नहीं है। ये भीड़ है, ये 97% लोग भीड़ हैं, इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ये कब आते हैं, कब मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3% लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में गोल बनाते हैं, सपना बनाते हैं, और इनके आने का किसी को फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन इनके जाने का फर्क पूरे हिंदुस्तान को पड़ता है। इनकी जिंदगी यादगार बन जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किस में आना चाहेंगे, 97% में या 3% में? 97 में या 3 में? 3%। तो आज आपको गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे अपने, मेरा साहब इस बिजनेस से में आने का एक बहुत बड़ा कारण था और कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण था कि मेरा जीवन का एक लक्ष्य था। मैं अपने
माँ बाप को खुशी देना चाहता था। मैं चाहता था कि हमारे बचपन में जो दर्द उन्होंने सहा, जो तकलीफ उन्होंने सही है, जो खून की आंसू वो कई बार रोए हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मैं ये सपना लेकर के चलता था कि सब एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आर्ट्स एंड बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और अपने माँ बाप को जितना दर्द उन्होंने सहा है उससे कई गुना ज्यादा खुशियां मैं ला करके दूंगा, ताकि वो भी अगर मुझे देखें तो ये गर्व से बोले कि वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, उनको फक्र हो। मेरा ये सपना था, इसलिए मैं आर्ट्स एंड बिजनेस में आगे बढ़ा। मेरा सपना है कि मेरे साथ जिस लड़की को शादी करके लाऊंगा वो लड़की जिंदगी में कभी भी मेरे पीछे से भी अकेले में भी रोते हुए परमात्मा को ये ना बोले कि हे भगवान किस जन्म का पाप का फल तूने दिया और किस पति के साथ जाके फंसा दिया। मैं चाहता था कि जिस लड़की से भी मैं शादी करूं उसको इतनी खुशियां दूं, इतना प्यार दूं और जिंदगी की इतनी सारी दौलत, इतना सारा सपना पूरा करके दूं, ताकि वो चाहे मेरे सामने ना सही लेकिन पीठ पीछे उस परमात्मा को ये जरूर बोले कि पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से ऐसा पति मुझे मिला है। मैं चाहता था कि मेरे परिवार के लोग मुझ पर गर्व करें, मेरा कारण था, मेरा गोल था, इसलिए मैं आर्ट्स एंड बिजनेस में आगे बढ़ा। कई बार ऐसे पल मुझे भी आए कि मैं इस बिजनेस को छोड़ देता, कई सारी चुनौतियां आई, कई सारी मुश्किलें आई, परेशानी आई, लेकिन मैं चलता रहा क्योंकि मेरा क्या था? आप भी कामयाब होंगे, कब होंगे? जब आपका होगा गोल। दूसरा, खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। क्या विश्वास कीजिए? अपने आप को बार बार याद दिलाइए, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। हेलो, यू आर लीडर, यू बॉर्न टू विन। और इसीलिए टीम चैंपियन का नारा है कि आई एम द चैंपियन एंड आई कैन डू इट। आई एम द चैंपियन का मतलब जानते हैं? आई एम द चैंपियन का मतलब जानते हैं? yes. मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन हो सकता है कि अभी आप गरीब हो सकता है कि अभी आप पढ़े लिखे ना हो सकता है कि आप गांव के हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे ना हो सकता है कि आपका बिजनेस ना बढ़ रहा हो सकता है कि आपके पास कामयाबी ना हो, और फिर आप ये कैसे कहेंगे कि आई एम द चैंपियन? कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? साहब, एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार को मिट्टी में मूर्ति नजर आती है और एक आम इंसान को मिट्टी तो मिट्टी नजर आती है। हेलो, यस। एक आम इंसान को मिट्टी तो मिट्टी नजर आती है, लेकिन एक मूर्तिकार को मिट्टी में मूर्ति नजर आती है। और आपको वो मूर्तिकार बनना होगा, आपको अपने अंदर छुपी हुई संभावनाओं को पहचानना होगा, आपको अपने अंदर छुपे हुए चैंपियन को पहचानना होगा। और जिस दिन आप ये मानना शुरू कर दोगे कि आई एम द चैंपियन, यकीन मानिए आप ऐसा कर जाओगे कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान बोलेगा कि यू आर ए चैंपियन, यू आर ए चैंपियन। पहले भरोसा आपको करना पड़ेगा, कर सकोगे? कर सकोगे? पहले भरोसा आपको करना पड़ेगा कि आई एम द चैंपियन, आई एम ए लीडर, आई एम द चैंपियन। बोल सकोगे मेरे साथ एक बार? बोल सकोगे एक बार? आई एम द चैंपियन, I am the champion. आई एम द चैंपियन, I am the champion. आई एम द चैंपियन, I am the एंड आई कैन डू इट। I can do it. आई कैन डू इट का मतलब, मैं कर सकता आई हूँ। कैन डू इट का मतलब कि मैं कर सकता, कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं कर सकता। अभी यहाँ पर स्टार डायमंड क्लब पे मेरे 2 गांव के साथी आए थे। स्टार डायमंड क्लब पे एक बार खड़े होंगे क्या? यहाँ बैठे क्या जिनको माला पहनाई गई? गांव के साथी थे, बिल्कुल लुंगी उंगी में पहनकर आए थे, बिल्कुल एकदम लुंगी उंगी में 2 साथी। हाँ, एक बार खड़े होइए साहब। ये देखिए, ये आपका नाम क्या है? रघुराम तेरामी। रघुराम जी, आपका नाम? दसराम जी। कितने का प्रोडक्ट सेल करते हैं आप? कितना प्रोडक्ट बेचते हैं? 30,000। आप? क्या सामान तो इस साल में मार्च महीना में 36,400